नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैंने हिंदी, ग्रामीण, परिवेश और सामान्य अध्ययन इन तीनों ही पोर्शन को कवर किया हुआ। 25-25 प्रश्न हैं तीनों में, 75 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगी। मैंने मैथ के जो 25 प्रश्न हैं वो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लास्ट में अपना नंबर चेक करिए कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, चांद पब्लिकेशन का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं वहाँ तक इनको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। प्रैक्टिस सेट 6 है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपके 5 प्रैक्टिस सेट एस चांद बुक से कवर करवाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने केंद्र व राज्य की कई सारी योजनाएं व पोर्टल एप्लीकेशन, इन सभी का मैंने एक वीडियो बनाए हुए हैं। 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उनको आप ज़रूर देखिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि वहाँ से आपको निश्चित ही आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि वह सारी जितनी भी मैंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ही कवर किया। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वह कब शुरू हुई हैं और वह किसने मतलब राज्य की हैं या फिर केंद्र की हैं, उनका लक्ष्य क्या है। तो इन सभी को मैंने कवर किया हुआ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उन सभी परियोजनाओं को देख सकते हैं। इसके साथ ही भाग का सामान्य हिंदी का प्रश्न यहाँ से मैं शुरू करूँगी। इसमें आपके 25 प्रश्न हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आदि शब्द का विलोम क्या है। तो आदि का हमेशा जो विलोम होता है क्या होता है, अंत होता है। आदि का अंत विलोम। दूसरा है, विषादीकरण शब्द का विलोम क्या होगा। तो विषादीकरण शब्द का विलोम होगा संक्षेपीकरण, कि किसी को विस्तार करना या विषादीकरण करना है, उसका हो जाएगा संक्षेपीकरण करना। अगला है कि तलवार का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका आप लोगों को पता होगा कि तलवार को क्या कहते हैं। तो तलवार को हमेशा कृपाण भी कहते हैं। जैसे आप लोग यदि सिख धर्म में देखें तो सिख धर्म में आप जितनी भी महिलाएं व पुरुष होते हैं उन सभी के पास आपको अक्सर कृपाण ही मिलेगा। तो कृपाण जो होता है एक छोटी तलवार होती है जिसको आप वो लोग कमर में बांध लेते हैं, तो तलवार को कृपाण भी कहते हैं। अगला है 4th क्वेश्चन, राधा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें जो नहीं वाले हैं वह आपको सर्च करना है कि इसमें नहीं कौन सा है। तो राधिका, राधा को राधिका भी कहा जाता है, आपका श्यामा भी कहा जाता है, ब्रजरानी भी कहा जाता है, लेकिन जो पद्मा है आपका वह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। तो राधा का पर्यायवाची बी ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है 5th, निम्न में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो आपको एक जो शुद्ध वर्तनी है साधुवाद की वह आपको सिलेक्ट करनी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है कि साधुवाद इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से। बाकी तीनों ही गलत लिए हुए हैं। अगला है 6th क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें भी आपको निर्भय देखना है कि निर्भय किस तरह से सही लिखा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी है निर्भय, यानी भा के ऊपर रा लगेगा, निर्भय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों ही गलत लिखे हुए हैं। 7th क्वेश्चन है, जिसमें संदेह ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए शब्द होगा एक असंदिग्ध, कि जिस पे संदेह ना हो वह असंदिग्ध की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है, और जिस पे संदेह हो वह संदिग्ध की श्रेणी में आएगा। अगला 8th, 3-13 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो 3-13 होना मतलब तितर बितर होना, कि कोई भी सामान है या व्यक्ति है तो 3-13 हो जाए, मतलब एक कहीं है दूसरा कहीं है, तो तितर बितर हो जाना। अगला है 9th क्वेश्चन, अवसर बला और के सिर कहावत का क्या अर्थ होगा। तो अवसर बला से तो यह होगा अपना दोष दूसरों पे मरना। अवसर बला और के सिर यानी कि अपना किया धरा जो भी है, आपने कोई गलती की तो वह दूसरों के ऊपर रख दी है। अगला है 10th क्वेश्चन, अनर्थ शब्द के अनेकार्थक शब्द क्या होंगे। तो अनर्थ शब्द के अनेकार्थक शब्द ये सभी होंगे, विपत्ति भी होगा, अशुभ घटना भी होगा और अनुचित भी होगा। तीनों को ही अनर्थ के रखेंगे तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 11, नवीस शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है। तो नवीस शब्द में आपका अयादि संधि है। मैंने आपको बताया था आव अब जो इस तरह से आते हैं शब्द वह आपका अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला है 12th, यदि आप बताइएगा तो मैं संधि का एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले संधि में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि स्वर कौन सी होती है, व्यंजन कौन सी होती है और विसर्ग संधि कौन सी होती है। इनको आपको किस तरह से ईजिली आप पहचान लेंगे संधियों को। अगला है 12th, अध्यादेश शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। तो अध्यादेश शब्द की संधि हो जाएगी आपकी यण। इसमें आधा धा आ रहा है या आ रहा है, तो जहाँ पे य र ला वा आ जाए वहाँ पे कौन सी यण संधि के अंतर्गत होती है वह। अगला प्रश्न है आपका 13,
रघु फल खाता है, तो इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो रघु फल खाता है, ये संयुक्त क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है या द्विकर्मक क्रिया है? आपको क्रिया बतानी है, तो यह सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म जुड़ा हुआ है। और यही अगर वह सोता है तो आप ये देखेंगे वह क्या हो जाएगी? अकर्मक। अगर आप देखिए कभी भी क्वेश्चन आपको सकर्मक या अकर्मक में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक उसके आगे एक चीज़ लगा ली, तो वह क्यों खाता है या क्यों करता है। जैसे वह सोता है तो क्यों सोता है, इसका आपको कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगी? अकर्मक के अंतर्गत। अब रघु फल खाता है तो क्या खा रहा है? वो फल खा रहा है, आपको जवाब मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। यदि आपको आंसर मिल जाए तो वह आपका सकर्मक के अंतर्गत आएगा। यदि आपको आंसर नहीं मिले, जैसे वो हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये अकर्मक के अंतर्गत आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 14, उसने का बहुवचन क्या होगा? तो उसने का बहुवचन हमेशा उन्होंने होता है। अगला प्रश्न है आपका 15, वह घर मेरा है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो वह घर मेरा है, यह आपका क्या है? ये सार्वजनिक इसमें विशेषण है। संख्यावाचक या परिणाम बोधक या गुणवाचक नहीं है, यह सार्वजनिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। भला किस प्रकार का विशेषण है? तो भला जो है वह एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। भला या बुरा ये कैसा है? यह गुणवाचक है। अगला प्रश्न है 17, दिए गए वाक्यांश में के लिए एक शब्द है, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें दिए गए जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ज्येष्ठ, कि आयु में जो व्यक्ति बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? उसको जेठ ही बोलते हैं। अब जैसे कि अभी भी आप लोग देखिए सामान्यतः ज़्यादातर परिवारों में जेठ आप ही सुनते होंगे, तो ज्येष्ठ यानी जो आपके परिवार में बड़ा हो उसको ज्येष्ठ ही बोलेंगे, और जो आपसे छोटा हो उसको कनिष्ठ बोलेंगे या अनुज बोलेंगे। अगला है प्रश्न आपका, किसी बात को करने का निश्चय करना। तो किसी भी बात को करने का निश्चय आपका हो जाएगा संकल्प करना। लोग कहते हैं कि मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं अब अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, तो इसी तरह से आप लोग भी संकल्प लीजिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं किसी भी परीक्षा में तब तक आप पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो यानी किसी बात को निश्चय करने को ही संकल्प कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 19, निम्न शब्दों में तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। अब इसमें आपको तत्सम शब्द को ढूंढना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें जो आपका गर्दन है, पत्थर है, दांत है, प्रस्तर है, तो जो प्रस्तर है आपका ऑप्शन बी वह एक तत्सम शब्द है, बाकी तीनों ही तद्भव शब्द हैं। अगला है कि ज्येष्ठ, जेठ, जत्था या जमाई, इसमें आपका कौन सा है जो कि आपका तत्सम है? तो इसमें ऑप्शन है आपका जो ज्येष्ठ है वह आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा, बाकी इसका जो तद्भव रूप है ज्येष्ठ का वह जेठ है। अगला है, और जमाई को जो है ये तद्भव जमाई का हो जाएगा तत्सम जमाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी आपको पुल्लिंग शब्द को ढूंढना है। तो पुल्लिंग शब्द जो है वह दिन होता है, दोपहर होती है, सांझ होती है, सुबह होती है, लेकिन दिन होता है, तो ऑप्शन बी आपका जो है वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, बाकी तीनों ही स्त्रीलिंग है। 22वां है, केशव कहीं न जाए के कहिए, पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो यह जो पंक्ति है वह आपकी ऑप्शन ए है, जो तुलसीदास उनकी यह पंक्तियां हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने ये स्त्रीलिंग वाले या फिर संधि वाले इस तरह के आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही, तो मैंने इसकी हिंदी की वीडियो आप लेखपाल वाली जो सीरीज है उसमें मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका एक एक प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एक भी प्रश्न अगर गलत होता है तो आप हज़ारों की संख्या में लोगों से नीचे आ जाते हैं। अगला है कि गोधूम का तद्भव क्या होगा? तो गोधूम का तद्भव जो है वह आपका क्या होगा? ऑप्शन ये सभी आप लोगों को रट रखा होगा, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वह गेहूँ, गोधूम को गेहूँ कहा जाता है। 24 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विदूषक को देखकर दर्शकों ने डैश किया। अब यहाँ पे डैश की जगह आपको बतानी है कि यहाँ पे क्या हुआ, तो ये अट्टहास किया। अट्टहास मतलब जो बहुत तेज़ से हंसते हैं उनको अट्टहास बोलते हैं। तो यानी विदूषक को देखकर, यानी ये कॉमेडियन था उसको विदूषक ही बोलते हैं, उसको देखकर दर्शकों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे या अट्टहास किया। अगला है प्रश्न, और इस जो हिंदी है, हिंदी का ये अंतिम प्रश्न है, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य में डैश नहीं करना चाहिए। तो दूसरे के कार्य में क्या नहीं करनी चाहिए? आप सभी लोग जानते हैं इसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कि यदि आप दूसरों के कार्य से ईर्ष्या करेंगे तो आपका कार्य भी नहीं कहीं ना कहीं से हो पाएगा। अगला भाग है आपका सामान्य गणित का। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। आगे का भाग सॉल्व करते हैं। सामान्य गणित है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी अपने चैनल पे, वहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा गणित के प्रश्नों को। हिंदी का सॉल्व हो गया। अगला जो भाग है उसको सॉल्व करते हैं। अगला भाग गा है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 51 क्वेश्चन है,
नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वह आपके भरत मुनि थे। इन्होंने जो है वह आपके अलंकार के बारे में भी, रस के बारे में भी बताया। तो इन्होंने रस के, इनके हिसाब से रस की संख्या कितनी है? 8 है। तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। ये प्रश्न रिपीटेड है, कई बार पूछा गया। 52 जो है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो जो राजा हर्षवर्धन थे उनके दरबार में जो बाणभट्ट थे वह कवि हुआ करते थे। फिरदौसी, कालिदास और सूरदास नहीं, ये सब अकबर के समकालीन थे, लेकिन हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वह बाणभट्ट थे उनका नाम। इनकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस है, वो भी आप मुझे बताइए, हर्षचरित्र। 53 क्वेश्चन है, संगम कालीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तो संगम कालीन विद्यार्थियों को आपका जो है वो पिल्ले कहा जाता था। जो भी विद्यार्थी होते थे उनको पिल्ले बोला जाता। आज भी आप देखिए कि साउथ में ज़्यादातर लोगों के नाम के आगे पिल्ले लगा होता। तो पिल्ले का अर्थ ही होता है कि विद्यार्थी। अगला है 54 का क्वेश्चन, सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वह एक प्रकार का वस्त्र से हुई थी। एक प्रकार का वस्त्र था, उसको बोला जाता था, उसी से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। और आज के टाइम में जो है वह सूफी, किसको, कुछ कवि होते हैं उनको सूफी कहा जाता है। अगला है प्रश्न, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुए थे? तो 100 वर्षीय युद्ध जो है वह इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य हुए थे। अगला है प्रश्न 56, कैड का तात्पर्य किससे है? तो कैड एक तरह से कंप्यूटर में होती है, जिसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंतर्गत कैड की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है आपका 57, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो इस सभी का प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका जो चिप है उसको कहा जाता है। यदि यहाँ पे हार्ड डिस्क होती तो आप उसको टिक करते। अगला प्रश्न है आपका 58, विश्व के सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी, जो कि सबसे पहले पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच को सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो सीमा है उसको फ्रेंड्स बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। जो ऑप्शन बी है आपका वह बिल्कुल सही है। और मैकमोहन किसके बीच में है? यह आपका चाइना के बीच में और भारत के बीच में है। और डूरेंट रेखा किसके? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और मैगी नॉट कहाँ पे है यह आप मुझे बताइएगा। यह आपकी कनाडा और अमेरिका के बीच में है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अवसर पर शाही स्नान और महास्नान की परंपरा है? तो यह जो अवसर होता है यह आपका कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला के अवसर पर शाही स्नान व महास्नान किया जाता होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कुंभ मेला लगता है, चाहे वो हरिद्वार में लगे या फिर प्रयागराज में, तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में साधु संत आते हैं। शाही स्नान और महास्नान, वहाँ कई सारे अखाड़े भी आते हैं। तो ये सभी आप न्यूज़पेपर या आप लोगों ने टेलीविज़न पर देखा होगा। अगला प्रश्न आपका 61, अग्नि मंदिर निम्न में से किस धर्म का पूजा स्थल है? तो अग्नि मंदिर आपका जो है वह पारसी का धर्म स्थल है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है 62, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण आपका बनता है भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से व जीवीय घटकों से। तो इन तीनों से ही आपका पर्यावरण घटक बनता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बिल्कुल, कि ये तीनों चीज़ों का जब समावेश होगा तभी पर्यावरण बनेगा। अगला प्रश्न है 63, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदें, जब आप देखते हैं कि बारिश होती है तो पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार में ही पृथ्वी पर गिरती हैं। तो इसका कारण होता है मुख्य, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। आप जब ये देखिए कि मोमबत्ती है या फिर जब आप कोई दीपक जलाते हैं तो उसमें जो तेल होता है वो ऊपर चढ़ता रहता है, तो वह उसका कारण होता है केसी तत्व। अगला प्रश्न है आपका 64, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपोबिलियन जो रासायनिक नाम है वह आपका ऑप्शन सी थायोसल्फेट उसको बोला जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का नाम थायोसल्फेट है। अगला प्रश्न है आपका 65, इनमें से एक संवेदी अंग नहीं है। ये नहीं वाले प्रश्न आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो है इसका ऑप्शन डी जो मस्तिष्क है वह एक संवेदी अंग नहीं है, जबकि जीभ, कान और नाक जो है यह आपकी एक संवेदी अंग, मतलब जिसमें एक सेंसर लगा होता है। लेकिन जो मस्तिष्क है वह एक आपका संवेदी अंग के अंतर्गत नहीं आता। अगला है 66, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? तो सूर्य की रोशनी से आपका ऑप्शन जो ए है विटामिन डी बनता है।
अगला है प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग कौन सा है जो जल के द्वारा होता है। जल अगर दूषित है तो उसके द्वारा यह रोग हो जाता है, तो यह आपका ऑप्शन डी हैजा जो है वह जल जनित रोग के अंतर्गत आता है। अगला है 68, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे मृत्युदंड की माफ़ी देने का अधिकार है। तो मृत्युदंड की माफ़ी जो है वह सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। राज्यपाल जो है वह सज़ा को कम करने का उनको अधिकार है, लेकिन माफ़ी देने का नहीं, तो राष्ट्रपति को ही यह सिर्फ अधिकार है पूरे भारत में। अगला प्रश्न है आपका 69, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका प्रमुख स्रोत है आपका ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र, क्योंकि सबसे अधिक जो है जीडीपी में योगदान किसका रहता है, सेवा क्षेत्र का रहता है, और सबसे कम किसका योगदान रहता है, वह कृषि क्षेत्र का रहता है। हालांकि कोविड में भी देखा गया है यह उल्टा हो गया है कि कृषि जो है उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, जबकि सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक लॉस हुआ है कोविड के टाइम पे। अगला प्रश्न है 70, फिल्म और टीवी संस्थान कहाँ पर स्थित हैं। तो फिल्म और टीवी संस्थान आपका ऑप्शन सी पुणे महाराष्ट्र में है। 71 है, किस देश के साथ भारत की एक राजनयिक सेविका के वेतन को लेकर तकरार हुई थी। तो यह तकरार हुई थी आपकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उनकी सेविका के वेतन के लेके तकरार हुई थी। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा के लिहाज से। अगला है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ था कि प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई थी। अब जब औद्योगिक जब भी डेवलपमेंट होता है या मॉडर्नाइजेशन होता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वनों का क्षरण होता है कि वनों की कटाई होती है, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। तो पारिस्थितिकी संतुलन नहीं ना वनों का संरक्षण होगा, यह प्रदूषण को बढ़ोतरी का संकेत होता है। जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट हुआ, आप जिस भी जगह पर देखिए, जैसे आप गुरुग्राम में देख लीजिए तो वहाँ पर भी क्या है, बहुत कम है, प्लांट बहुत ज़्यादा है लेकिन पेड़ों की संख्या बहुत कम है। अगला है कि थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ पर स्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र ऑप्शन है आपका केरल में स्थित है। अगला है कि रूस के सोची में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था। तो यह है आपका ऑप्शन जो सी है, यूएसए के द्वारा जीता गया था। अगला है 75, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है। जब भी मैराथन दौड़ होती है तो उसकी एक दूरी फिक्स होती है जो कि 42.195 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है मैराथन दौड़ में। अब सामान्य अध्ययन के यहाँ पे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अगला जो भाग है आपका भाग का जो जहाँ से आपके ग्रामीण और राजस्व के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है लेखपाल भर्ती परीक्षा का। आपके मैं टोटल 75 प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें मैं आपके 50 प्रश्न अभी मॉक टेस्ट में मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और ये आपके जो 25 प्रश्न ग्रामीण समाज से हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिएगा। अगला है 76 प्रश्न ग्रामीण जीवन से संबंधित, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी इनमें से कौन सी है। तो इसमें जो आपकी श्रेणी है वह आपका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ही है कि जैविकीय श्रेणी भी है और सामाजिक सांस्कृतिक भी श्रेणी है। यह दोनों ही है, मानव समाज और पशु समाज के मध्य एक श्रेणी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 77, विचार अभिव्यक्ति का परंपरागत माध्यम इनमें से कौन सा है। तो इसमें आपका ये सभी है कि संकेत भी होता, बोली भी होती है और हाव भाव भी होता है। जब भी कोई विचार अभिव्यक्ति करता है तो आपने देखा है कि वह बोली के साथ साथ अपने हाव भाव को भी प्रकट करता है और इशारे यानी संकेत भी करता है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो होती विचार अभिव्यक्ति का एक पार्ट है। अगला है प्रश्न 78, संस्कृति के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो संस्कृति के अनिवार्य तत्व खान पान एवं रहन सहन भी है, विश्वास एवं कार्य पद्धति भी है, भाषा एवं व्यवहार भी है। ये जो आपके तीनों ही हैं ये आपके संस्कृति के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। अगला है 79, इसी तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में भी आएंगे, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है। तो इसमें आपका प्राचीन व अमरता, धर्म की श्रेष्ठता एवं दार्शनिक आधार, सहिष्णुता एवं संवेग, ये सभी आपकी जो हैं विशेषताएं वे भारतीय संस्कृति से संबंधित। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका 80, ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण जीवन में जो भी व्यक्ति रहते हैं या जो भी मेरा वीडियो तो वो लोग सभी लोग जानते होंगे समय समय पर सभी पर कि बाढ़ भी आती है, सूखा भी आता है और पाला भी पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वह समय समय पर पड़ती है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम उचित हो जाएगा। अगर उपयुक्त सभी होता तो वह भी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न है आपका 81, इनमें से कौन सी विधा ग्रामीण समाज में मनोरंजन से जुड़ी सांस्कृतिक विधा नहीं है। तो ऐसी एक विधा नहीं है जो सिनेमा है, यह आपकी ग्रामीण समाज से जुड़ी नहीं है। जबकि बारहमासा, नौटंकी,
लोक संगीत, ये तीनों हैं। लेकिन जो सिनेमा है वह आपको सिटी में तो मिल जाएगा, शहरी जीवन में तो मिल जाएगा, लेकिन ग्रामीण जीवन में इसका नहीं है ये विधा। अगला प्रश्न है 82, ग्रामीण समाज में जातिगत चेतना ने निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन दिया है? तो इसमें ऑप्शंस आपके पढ़ते हैं, मानव चेतना को, जातिगत वर्ग संघर्ष को, सामाजिक चेतना को, या वर्ग संघर्ष को। तो इसमें किसको बढ़ावा दिया गया है, ये आपको प्रश्न आपका बनता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो जातिगत वर्ग संघर्ष है इसको बढ़ावा मिला है ग्रामीण जीवन में। अगला प्रश्न आपका 83, सामाजिक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो यह है आपका ऑप्शन जो प्रकार्यात्मक पक्ष है, इससे संबंधित। ये प्रश्न मैं कई बार आपको मॉक टेस्ट में करवा चुकी हूँ। अभी तक मैंने जो 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए तो 3 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न को आप लोग एज इट इज़ रट लीजिए कि सामाजिक व्यवस्था जो है वह प्रकारात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला है कि विशेष विवाह अधिनियम, यह कब का है? तो यह 1954 में विशेष विवाह अधिनियम संशोधन हुआ था। अगला है 85, निम्न में से कौन सा कार्य आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है? इसमें स्थानीय पंचायतों का रोल होता है, तो वह आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कृषि सुधार, पशु नस्ल सुधार और ग्रामोद्योग, यह जो है ये तीनों सुधार आर्थिक सुधार की दृष्टि से नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा वह सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका 86, सन 1920 में ब्रिटिशियन शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया था? तो यह एक्ट बनाया गया था आपका ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई, ये तीनों में ही बनाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायत, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, तो यह जो है ये तीनों से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भी लागू थी, मध्य प्रदेश में और मुंबई में, यह तीनों जगह ही लागू थी। आप सभी लोगों को मुझे ये बताना है कि जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह किसकी है? ऑप्शन आपके कार्नवालिस, सेक्टर मुनरो हैं, तो इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका 87, सरकारी धन का लाभ जनता को 1 रुपये में 20% ही मिल पाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जिसने भी दिया था बिल्कुल सत्य है कि आज भी यही है कि सरकारी जो भी चीज़ें होती हैं, हालांकि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है, तो जनता तक पहुँचते वह 20% ही रह जाता है, बाकी वह 80% है, वह धीरे धीरे जनता तक आते आते वह बढ़ जाता है। तो यह कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और एकदम जो है वर्तमान स्थिति को दर्शाता भी। तो यह जो आपका कथन, यह आपका ऑप्शन सी राजीव गांधी का कथन है। अच्छा कथन है और महत्वपूर्ण कथन है, ये पूछा गया है 2-3 बार। अगला है कि 88 आपका प्रश्न, ऐसा नेता जो अपने समूह के अत्यधिक निकट होता है वह क्या कहलाता है? तो वह ये हृदयग्राही नेता कहलाता है। यह प्रश्न भी रिपीटेड है, मैं इसको करवा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है आपका 89, तो भारतीय गाँव में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? तो भारतीय गांव में जो है वह आपके सभी प्रकार के कार्यात्मक, परंपरागत और व्यवसायिक के तीनों प्रकार के नेता पाए जाते हैं। 90 है, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो जितने भी धर्म संबंधी कार्य होते हैं वह पुरोहित करता है, पैस्ट और शिक्षक नहीं करता है। अगला है 91, सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहते हैं? कि जो भी सेवाएं सर्विसेज देते हैं वह अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको सेवक कहा जाता है। अगला है 92, कृषि अनुसंधान संस्थानों में किसानों को जोड़ने वाली योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत फेमस योजना है। आप सभी लोगों को इसकी डेट बताना, तिथि की है, कब लागू हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगली है 93, किसान कॉल सेंटर स्कीम कब से प्रारंभ की गई थी? तो यह है आपका किसान कॉल सेंटर स्कीम जो है वह 21 जनवरी 2004 से लागू की गई थी। आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है यह कब लागू की गई थी। अगली है 94, व्यक्ति अपने कार्यों का चयन निम्नलिखित में से किस आधार पर करता है? तो यह आधार उसका होता है कि स्वयं की योग्यता के आधार पे भी करता है, क्षमता व कुशलता के आधार पे करता है, बुद्धि के आधार पे करता है। ये सभी हो जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का जब चयन करता है तो इन तीनों ही चीज़ों को देखता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना को पहचान करते हैं? तो यह है आपकी जो जाति है उसके अनुसार ये पहचान की जाती है। तो जाति व्यवस्था जो है वह ग्रामीण जीवन में अभी भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक संरचना की पहचान इसी के द्वारा की जाती। अगला है 96, ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसको अपनाया जाता है?
तो इसको जो कृषि है वह ग्रामीण समाज की मुख्य अंग मानी जाती है। तो ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय ही कृषि है। कि आप अगर ग्रामीण समाज में जाएँ तो आप देखिए वहाँ पे प्रत्येक घर से 1 या 2 लोग जरूर ग्रामीण जीवन से व कृषि से संबंधित होंगे। आज उनकी वजह से ही तो पूरी जो देश है वह रोटी खा रहा है, क्योंकि अगर वो कार्य ना करें तो हम सब लोग भूखे ही रहें। अगला प्रश्न है आपका 97, नगरीय समाज नगरवाद का अर्थ क्या है? तो यह है आपका ऑप्शन बी जो है वह जीवन शैली, क्योंकि नगरीय समाज नगरवाद में जो है जीवन शैली पर आधारित है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 98, नगर के चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं उपनगर। अगर कोई नगर जो है वह ग्रामीण क्षेत्र के किसी नगर मतलब क्षेत्र को घेरा हुआ है, जैसे ये आपका गांव है, ये ऊपर साइड में पूरा शहर बसा, तो ये वाला जो एरिया है यह आपका उपनगर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 99, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में अविभाजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं? ये प्रश्न भी अच्छा है और आप इसको ज़रूर 2-3 से बार टिक करिएगा। तो इसको औद्योगिक पूर्व कहा जाता है कि अगर नगर के अविभाजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं तो वह औद्योगिक पर्व के अंतर्गत आता है। लास्ट प्रश्न है इस मॉक टेस्ट का 100, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। तो यह द्विविभाजन बनता है। सत्यात्मक या बाकी आपके ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। द्विविभाजन ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। फ्रेंड्स यहीं पे आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है 6। अगला मॉक टेस्ट आपका 7 आएगा, जो कि मैं आज शाम तक ही अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स इसको आप आपके जो भी मित्र लेखपाल की तैयारी करें उन तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जितने भी इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं इसमें। इसको आप कंप्लीट सॉल्व करके जाइएगा, आपको परीक्षा में निश्चित ही लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।